हॉट परसूट होगा। कैप्टन जमशेद ने ज़ेरे लब दोहराया। अगर तुम अपनी तकरीब कार मेरे मुल्क में दाखिल करोगे तो मैं दुनिया के आखिरी कोने तक तुम्हारा ताक़ुब करूंगा। उसने अपने अज़्म को दोहराया। दोपहर तक का वक्त उसने वहां उसी तरह गुजारा। इस दरमियान उसने पानी का वो दूसरा डिब्बा भी ख़त्म कर लिया था। वहां बैठे बैठे वो सामने वाली कॉलोनी को जाने वाले रास्तों का जायजा लेता रहा था। पहले तो साइकिलों की कुछ ट्रैफिक थी, एक दो मरतबा जीपें और ट्रक भी वहां से गुजरे थे, लेकिन अब कुछ नहीं था। सड़क पर सूरज आग बरसा रहा था और कॉलोनी के मकीन अपने घरों में घुसे बैठे थे। इस मौके को उसने कदरे गनीमत जाना। अपने कपड़ों पर चोरी की हुई बीएसएफ के किसी हवालदार की वर्दी जेबतन की और दबे कदमों नीचे उतर आया। इस हालत में कोई उसे दूर से देखता तो मकामी समझता, क्योंकि उमूमन यहाँ ड्यूटी से आने और जाने वाले ही दिखाई दिया करते थे। यूं लगता था जैसे वो किसी बहुत जरूरी काम से या तो जा रहा है या वापस आ रहा है। सर झुकाए बीएसएफ के अंदाज में कदम रखता वो कॉलोनी की तरफ जा रहा था, जिसके बाहर सर्व शीशम के दरख्तों की कतारें लगाकर वहां गर्मी की तपिश कदरे कम करने की कोशिश की गई थी। ज्यादातर मकानात एक मंजिला थे। किसी किसी क्वार्टर की छत पर बरामदा बना हुआ दिखाई देता था। हर क्वार्टर की पुश्त से एक पाइप नीचे उतरता दिखाई दे रहा था, जिससे शदीद बारिश का पानी नीचे गिरता था। क्वार्टरों की पुश्त पर इतनी बड़ी बड़ी खुदरौ जंगली घास उगी हुई थी, जिसकी ऊंचाई कहीं कहीं उन मकानात की छतों को छूती दिखाई दे रही थी। तमाम कॉलोनी की खिड़कियां उस तरफ ही खुलती थीं, लेकिन उस तरफ खिड़की शायद कोई नहीं खोलता होगा। इसकी एक वजह तो यहाँ की गंदगी थी और दूसरी वजह उस तरफ से पड़ने वाली सूरज की सीधी रोशनी। जमशेद अब उसी सड़क के नजदीक पहुंच चुका था जिसके दूसरी तरफ उस कॉलोनी की पुश्त थी, जिसके रास्ते उसने अंदर दाखिल होना था। सड़क उसने तेजी से उबूर की और अब दरख्तों के सिलसिले में दाखिल हो रहा था। अचानक वो चौंका। उसके हसास कानों से किसी जीप की आवाज टकराई। सुनसान सड़क पर कोई जीप बड़ी तेज रफ्तारी से चलाता हुआ आ रहा था। जमशेद ने बमुश्किल चंद सेकंड में खुद को इस तरह झाड़ियों में छुपा लिया था कि अब वो अपनी झाड़ियों का हिस्सा दिखाई देने लगा था। झाड़ियों में छुपे हुए उसने एक जीप को बर्क रफ्तारी से आगे निकलते देखा। उस सड़क का इख्तिताम भी कॉलोनी पर होता था, फिर आगाज भी वही था। ये सड़क कॉलोनी की पुश्त से घूमकर उसके मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी। सड़क के आखिरी सिरे से उसने जीप को बाईं तरफ घूमते देखा तो यही अंदाजा लगाया कि वो शायद कॉलोनी में किसी काम से आई होगी। अब वो अपने नजदीकी क्वार्टर की पुश्त पर पहुंच चुका था, जिसकी खुली खिड़की पर मौजूद भारी पर्दों के पीछे से निस्वानी आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं लगता था जैसे दो औरतें आपस में बहस कर रही हैं। एक अधेड़ उम्र की और एक कदरे जवान औरत की आवाजें भी थीं। जमशेद उनकी शक्ल तो नहीं देख सकता था, लेकिन उनकी आवाजें बखूबी सुन सकता था। नौजवान औरत कह रही थी, मैंने खाना परोस दिया है, भगवान जाने किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे, हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है, न जाने भाई साहब क्या सोचेंगे। बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे ओमा बेटी आ जाएगा, नौकरी ही ऐसी है बेचारे की, देर सवेर तो हो जाती है। वो शायद ओमा की माँ थी। ओमा देवी ने रूहान सी आवाज में कहा, जाने दीजिए माता जी, आपकी इन्हीं बातों ने उनका दिमाग खराब कर रखा है। भगवान जाने आपको उनमें क्या दिखाई देता है, यहाँ जंगल में लाकर डाल दिया है सारा दिन धूप में जलने के लिए। अचानक ही जीप के जोरदार ब्रेकों की आवाज सुनाई दी। ये शायद वही जीप थी जो तेज रफ्तारी से अभी उसके नजदीक से गुजर कर गई थी। उसे ओमा की जली कटी आवाज सुनाई थी, तो आ गए महाराज। अचानक ये गूंजदार आवाज बुलंद हुई, जय हिंद। ओमा ने उसके जवाब में कहा, यहाँ कोई जंग नहीं लगी हुई जो आपको जय हिंद याद आ रहा है। उसके गालिबन खामद ने जवाब में कहा, भाई महाभारत युद्ध तो चल रहा है। बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे बेटा जाने भी दो। मर्दाना आवाज सुनाई दी, मौसी जी क्षमा कीजिए, आज रात हेडक्वार्टर में इमरजेंसी हो गई थी और सब लोगों को स्टैंड बाय रहना पड़ा। मैं तो अब भी बड़ी मिन्नत समाजत से इजाजत लेकर आया हूँ, आइए आप लोगों को घर छोड़ाऊं। मुझे तो शायद अब 3-4 रोज घर वापस आना ही नसीब ना हो। बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, बेटा खाना परोस दिया है, खा लो फिर चलते हैं। ओमा ने कहा, अरे मौसी जी गाड़ी की रवानगी में सिर्फ आधा घंटा बाकी है और यहाँ से स्टेशन का फासला भी आधे घंटे का होगा। मैंने स्टेशन मास्टर से कह दिया था कि गाड़ी को रोके रखे, खाना वाना छोड़ दें, अब ट्रेन निकल गई तो फिर कल ही वापस आएगी। उसके साथ ही कुछ उठाने की आवाज आई। औरत अभी तक बोले जा रही थी। कैप्टन जमशेद को सारी बात समझ में आ गई कि ओमा शायद इसी इंस्पेक्टर की बीवी थी जो अभी जीप के जरिए पहुंचा था। उसने पहली गाड़ी से इन लोगों को किसी दूसरे शहर रवाना करना था, लेकिन वो बेचारा तो खतरनाक घुसपैठिए को तलाश कर रहा था, यहाँ कैसे आता। बहरहाल अब शायद दूसरी और स्टेशन पर आने वाली आखिरी गाड़ी के जरिए वो उन्हें भेज रहा था और खुद उसे इमरजेंसी की वजह से अब 2-3 रोज तक पोस्ट पर ही रहना था। सारा ड्रामा बमुश्किल 3-4 मिनट में खत्म हो गया।
एक मर्तबा फिर जीप के सेल्फ ने जोर से इंजन को घुमाया और जीप चली गई। फिर वहां मौत का सन्नाटा छा गया। कुदरत ने शायद उसके हाल पर रहम करके उसके लिए इस घर को खाली करवा दिया था। 3-4 मिनट के बाद ही वो पाइप के रास्ते बिल्ली की तरह मकान की छत पर चढ़ गया और फिर ऊपर की छत से मुल्हिका सीढ़ियों के रास्ते नीचे सहन में उतर आया। अपने क्वार्टरों के मेन गेट को उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया था। अंदर के दोनों कमरे और दोनों स्टोर रूम को सिर्फ कुंडी लगाकर बंद किया गया था। शायद यहाँ चोरी का कोई तसव्वुर नहीं था, या फिर किसी के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि कोई छत के रास्ते अंदर आ जाएगा। इत्मीनान से दरवाजा खोलकर वो उस कमरे में चला आया जिसकी खिड़की से अंदर होने वाली महाभारत सुन रहा था। जाने वाले वाकई बहुत जल्दी में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गरम गरम खाना जूं का तूं फ्रिज में रख दिया। जमशेद ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए पहले वहां कोने में धरे पेडिस्टल फैन का बटन दबाकर अपना पसीना खुश्क किया। फिर फ्रिज में रखी तमाम बोतलें एक के बाद दीगरे खाली करता चला गया, जिसके बाद वो ताज़ा खाने पर टूट पड़ा। अपनी दानिश में वो अगले 24 घंटे के लिए ऊंट की तरह अपनी कोहान में पानी और मेदे में खाना जमा कर रहा था। आधे घंटे तक वो इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ रहा, जिसके बाद उसने दूसरे कमरे का रुख किया जो शायद उनकी ख्वाबगाह थी। यहाँ एक वार्डरोब में तरतीब से इंस्पेक्टर की वर्दियां इस्त्री करने के बाद हैंगर से लटकाई गई थीं, जबकि सिंगार मेज पर उसके सारे मेडल्स और स्टार रखे हुए थे। सिंगार मेज के सामने खड़े होकर उसने अपने सरापे का जायजा लिया। फिर अचानक किसी बरकी अमल के ताबे मुल्हिका बाथरूम में घुस गया। जब वो 15 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आया तो उसने न सिर्फ ताज़ा शेव की हुई थी, बल्कि जिस्म पर इंस्पेक्टर BSF की वर्दी बमा रिवॉल्वर के सजाई हुई थी। ये सब कुछ उसे इस घर से मिला था। अपने जिस्म पर मौजूद तमाम कपड़े उसने एहतियात से उस घर के एक स्टोर में ऐसी जगह छुपा दिए थे जहां शायद यहाँ के मकीनों को 2-3 माह बाद ही जाने का ख्याल आता। अब वो ख्वाबगाह के बेडरूम पर टेक लगाए आइंदा हालात की मंसूबाबंदी कर रहा था। सूरज अब मगरिब की समत अपने सफर का आगाज करने लगा। कॉलोनी की जिंदगी बेदार हो रही थी। धूप और गर्मी के खौफ से अपने घरों में सिमटे लोग बाहर आ रहे थे और ऐन उन लम्हात में जब भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी के खास यूनिट के जवान वहां से 15-20 किलोमीटर दूर देहातों, खेतों और बैरकों की खाक छानते फिर रहे थे, वो BSF के इंस्पेक्टर के घर में नमाज की अदायगी के बाद अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाकर अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगने के बाद अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गया। उसकी घड़ी भारतीय वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजा रही थी, जिसका मतलब ये था कि अब यहाँ जवानों की ड्यूटियां बदलने वाली हैं और यही वक्त था जिसमें वो आसानी से किसी भी तरफ स्लिप हो सकता था। जिस रास्ते से वो वापस आया था उस रास्ते छत पर चढ़कर उसने सामने नजरें दौड़ाईं। दूर दूर तक कोई जी नफ्स दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह का नाम लेकर वो नीचे आ गया और तेजी से सड़क उबूर कर ली। अब उसने ज़ेरे तामीर इमारत का रास्ता छोड़ दिया था और मसनूई जंगल के साथ साथ जाने वाली सड़क के किनारे मौजूद बड़ी बड़ी खुदरौ जंगली घास में दाखिल हो चुका था। उस घास का सिलसिला जंगल तक फैला हुआ था। रास्ते में कहीं कहीं थोड़ा सा कतई अराजी खाली दिखाई देता था, जहां से झाड़ियां सर उठाती नजर आती थीं। कमर के बल झुककर वो जंगल की तरफ सफर कर रहा था। उससे बमुश्किल 10-12 गज के फासले पर सड़क पर साइकिलों पर BSF के जवान आते जाते दिखाई दे रहे थे। इनमें वो भी थे जो अपनी ड्यूटी ऑफ करके आए थे और वो भी थे जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। मसनूई जंगल का आगाज हो गया था। सड़क जंगल में दाखिल हो रही थी, लेकिन उसने अब सड़क से हटकर घूमकर कोई मुनासिब जगह देखने के बाद ही अगला लाहे अमल तय करना था। सूरज अब सामने दरख्तों की ओट में उतर गया और सुर्खी माइल रोशनी की लंबी लकीर चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन जंगल पर मलगजा अंधेरा उतर आया था। गो के इतनी रोशनी बाकी थी जिसमें यहाँ का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। नीम दायरे में लगे जंगली दरख्तों और घास के घने सिलसिले में अब वो तकरीबन 1.5 फरलांग का फासला तय कर चुका था, जब अचानक कांटेदार तार ने उसका रास्ता रोक लिया। कांटेदार तार यहाँ बिछाई जरूर गई थी, लेकिन ज्यादा नहीं। अपनी तरबियत के बल पर उसने आसानी से ये सिलसिला पार कर लिया। अब वो ऊंची नीची और कदरे नाहमवार जगह पर चल रहा था। ये शायद कुदरती शिकस्त और रेख्त का नतीजा था। जल्द ही घने दरख्तों से उसे कमरों की एक कतार झांकती दिखाई दी। उसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर के फायर का जबरदस्त धमाका हुआ और वो किसी लाशऊरी अमल के तहत जमीन से चिपक कर लेट गया। उसके साथ ही LMG और फिर दूसरे खुदकार असलहे की फायरिंग की आवाजें सुनाई देने लगीं। कैप्टन जमशेद ने जमीन पर लेटे लेटे अंदाजा लगा लिया था कि उससे कुछ फासले पर नजर आने वाली उन बैरकों के आगे शायद वो लोग कोई मश्क कर रहे हैं। ये उसके लिए बेहतरीन मौका था। इस इत्मीनान के बाद के इर्द गिर्द कोई गार्ड मौजूद नहीं, वो करीबन भागता हुआ बैरकों की पुश्त पर पहुंच गया।
बैरकें 10-15 साल पहले की तामीर शुदा दिखाई दे रही थीं। शायद पहले उन्हें किसी और मकसद के लिए तामीर किया गया हो। अब तो उनसे मुल्हिका दरख्तों ने उन्हें इस तरह अपने अंदर छुपा लिया था कि वो उन्हीं का हिस्सा मालूम हो रही थी। दरख्तों की शाखों के इतने ढेर बैरकों की छतों पर पड़े हुए थे कि उसमें फौज की एक कंपनी आसानी से छुप सकती थी। उन लोगों ने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि कभी इस तरफ से भी कोई बला उन पर नाजिल हो सकती है। फायरिंग की आवाजें मुसलसल जारी थीं। जब उसने बंदर की तरह एक दरख्त पर छलांग लगाई और देखते ही देखते उसकी शाखों के रस्ते बैरक की छत पर पहुंच गया। उसकी नजरों के सामने अचानक ही मुकम्मल मैदान जंग आ गया था। 3-4 कनाल से बड़े हमवार कतई राजी में मुख्तलिफ जगह रेत की बोरियों के पीछे दीवारों पर वो लोग फायरिंग की मश्क करवा रहे थे। एक कोने में एक नौजवान को कंधे से लगाकर रॉकेट लॉन्चर चलाने की तरबियत दी जा रही थी, जबकि बाकी लोग खुदकार असलहे से चारों तरफ इस तरह फायरिंग कर रहे थे जैसे तरबियत याफ्ता फौजियों से करवाई जाती है। वो फायरिंग करते करते अचानक एक तरफ गिरते, फिर कलाबाजी खाकर दोबारा उठकर खड़े होते और टारगेट पर फायरिंग शुरू कर देते। अचानक ही फायरिंग की आवाजें रुक गईं। उनके 10-12 इंस्ट्रक्टर्स उन्हें कुछ कह रहे थे जिसकी उसे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने देखा वहां मौजूद 10 से 15 के दरमियान ज़ेरे तरबियत तखरीबकारों ने अब एक समत जिधर बैरकें बनी हुई थीं इकट्ठे होना शुरू कर दिया था। अब एक नया तमाशा शुरू होने जा रहा था। उसने देखा भारतीय फौज की वर्दी में मलबूस कुछ जवानों ने सामने 2-3 कनाल के एरिया में डमीज रखनी शुरू कर दी थी। ये लकड़ी की डमीज थीं। जिसके बाद किसी ने दस्ती माइक्रोफोन पर चिल्लाकर अलर्ट का सिग्नल दिया, जिसके साथ ही जोर से स्टार्ट की आवाज सुनाई दी। कैप्टन जमशेद के दाएं हाथ से एक सफेद रंग की कार तेजी से बरामद हुई, जिसकी दाईं समत वाली खिड़कियों से 2 नौजवान अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। कार तेज रफ्तारी से गुजरती चली गई और डिब्बियां गिरती चली गईं। बिलाखिर दूसरे सिरे पर जाकर कार रोक दी गई, जिसके साथ ही उसके पहिए चरचराने की आवाज सुनाई दी। शायद ड्राइवर ने बहुत तेजी से मोड़ काटा था। अब दूसरी समत से लोग फायरिंग कर रहे थे। कार जिस तरह आई थी उसी तरह पलक झपकते गायब हो गई। किसी ने माइक्रोफोन पर चिल्लाकर उन्हें दाद दी। वेल डन। कैप्टन जमशेद की आंखों में खून उतर आया। उसे समझ आ गई कि ये कौन लोग हैं, उन्हें क्या बताया और सिखाया जा रहा है। उसके मुल्क में ऐसी ही सफेद रंग की पुरस्रार कारों से बिल्कुल इसी अंदाज में फायरिंग के वाकयात रोजाना का मामूल बन चुके थे, जिसमें अब तक सैकड़ों बेगुनाहों को जान से हाथ धोने पड़े थे। अब उन्होंने मैदान में सर्च लाइट्स रोशन कर ली थीं। उसकी आंखों के सामने दरख्तों के ऐसे ही झुंड में 2 बड़े बड़े कमरे मौजूद थे। भारतीय फौज के जवानों ने वहां मौजूद आरपीजी यानी रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक राइफलें वगैरह जो उन्होंने एक कमरे में रख दी थी, और अब दूसरे कमरे से 3-4 जवान कुछ सामान उठाकर बाहर आ रहे थे। अब उन्होंने वहां 3-4 और डमीज फासले पर रख दी, जिनसे वो बारूद बांध रहे थे। शायद उन्हें रिमोट कंट्रोल के जरिए धमाके की तरबियत दी जा रही थी। भारतीय इंटेलिजेंस के इंस्ट्रक्टरों ने उन नौजवानों से मैग्नेट की तरह लोहे से चिपक जाने वाले तबाहकुन एक्सप्लोसिव्स लोहे के उन ढांचों पर तेजी से नस्ब करवाए, और अब वो भागते हुए उन्हीं दरख्तों में छुप रहे थे। ये शायद धमाके से गाड़ियों और इमारतों को तबाह करने की तरबियत थी। उन नौजवानों को रिमोट कंट्रोल बम चलाने की तरबियत दी जा रही थी। माइक्रोफोन पर रेडी की आवाज सुनाई दी, जिसके साथ ही जोर से किसी ने ओके कहा। माइक्रोफोन पर कोई दोबारा चिल्लाया गो, और एक कार तेजी से दोबारा नमूदार हुई। जमशेद ने देखा जैसे जैसे वो कार एक डमी के नजदीक से गुजरती, उसके साथ उस डमी को ज़ेरे तरबियत तखरीब कार धमाके से उड़ा देते। इस तरह उन्हें मूविंग टारगेट्स हिट करने की मश्क करवाई जा रही थी। इस खेल का ड्रॉप सीन बड़ा ही अंदोहनाक था। उसने देखा एक नौजवान को 3-4 भारतीय सूरमे कहीं से पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। वो नौजवान उनके आगे खुदा रसूल के वास्ते डालकर माफिया मांग रहा था, जिससे यही जाहिर होता था कि ये उनके तखरीबकारों में मौजूद कोई गद्दार है। जमशेद को इल्म था कि एक मर्तबा भारतीय कैंप में पहुंचने वाले किसी भी तखरीबकार पर अगर उन लोगों को मामूली सा भी शक हो जाता कि वो कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। उन्होंने चीखते चिल्लाते उस बदकिस्मत तखरीबकार को मैदान में गड़े एक लकड़ी के खंबे से बांध दिया, जिसके बाद का मंजर बड़ा ही लर्जा देने वाला था। सर्च लाइट्स की तेज रोशनियों में उसने जीन्स जैकेट में मलबूस एक लड़की और एक लंबे बालों वाले शख्स को शायद उन बैरकों में मौजूद किसी कमरे से बरामद होते देखा। दोनों के चेहरे सर्च लाइट में उसके बिल्कुल सामने थे। उसके दिलो दिमाग को जबरदस्त धचका लगा, क्योंकि वो दोनों चेहरों से आशना था। उनमें से एक मुल्क की मशहूर मॉडल गर्ल खानम और दूसरा मशहूर मजहबी और समाजी लीडर साईं लोग था।
साईं लोग का नाम तो कुछ और ही था, लेकिन सियासी और समाजी हलकों में उसे साईं लोग कहकर ही पुकारा जाता था। उसका ताल्लुक किसी खास सियासी या मजहबी जमात से तो नहीं था, लेकिन उसके मुताल्लिक मशहूर था कि उसके पास पुरस्कार उलूम हैं। खुसूसन वो दस्त शनासी के हवाले से मुल्क की VIP शख्सियात में एक अहम मकाम रखता था। बड़े बड़े लोग उससे एक दो मुलाकातों के बाद ज़ईफुल अकीदा होकर किसी भी काम को करने या न करने के लिए वक्त से मुताल्लिक दरियाफ्त किया करते थे। और खानम नाम तो उसका न जाने क्या था, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में उसने हंगामे बर्पा किए रखे थे। मुल्क की सियासी और समाजी महफिलों की तो वो जान समझी जाती थी। उससे ताल्लुक कायम करना माशरे में तफाखुर की अलामत समझा जाता। जमशेद के लिए इन दोनों की इकट्ठे यहाँ मौजूदगी पहले तो चौंका देने वाली थी, लेकिन जल्द ही उसे सारी बात समझ में आ गई। साईं लोग ने वहां जमा होने वाले नौजवानों के सामने मुख्तसर सी तकरीर की। जमशेद को उसकी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो उसका मतलब जरूर समझता था। जब साईं लोग दीवानगी के आलम में सामने बंधे नौजवानों की तरफ इशारा करता तो वहां मौजूद तकरीबकारों में से कोई ना कोई आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता। अचानक ही जैसे खानम पर वहशियाना दौरा पड़ा। उसने अपनी पतलून की बेल्ट उतारी और उस नौजवान पर दीवानगी के से आलम में पिल पड़ी। उसने अपनी बेल्ट को कोड़े की शक्ल दे ली थी, जिससे वो नौजवान के जिस्म पर जरबात लगा रही थी। जैसे जैसे उसकी आवाज से तड़पने पर चीखें बुलंद होती, उसके साथ साथ उन वैश्यों के कहकहे भी बुलंद होने लगते। खानम अब थक कर हाँपने लगी थी। उसने बेल्ट जमीन पर फेंककर उस नौजवान की एक तरफ ढलकी हुई गर्दन को उसके बाल पकड़कर सीधा किया और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मार खाने वाला शायद बेहोश हो चुका था, क्योंकि एक भारतीय फौजी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने शुरू कर दिए थे। उसके बाद का मंजर बड़ा ही खौफनाक था। साईं लोग ने वहां मौजूद एक जवान की गन पकड़कर सीधी की और उस नौजवान के जिस्म में गन में मौजूद सारी गोलियां यक के बाद दीगरे उतार दी। मरने वाले के जिस्म से खून फव्वारे की तरह उबल रहा था। इस वैश्याना खेल के बाकी किरदार जोर जोर से कहकहे लगा रहे थे। कहकहे लगाने वालों में साईं लोग का साथ सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर खानम दे रही थी। जमशेद के सामने उस वक्त औरत के रूप में शैतान अपनी तमाम तर हशर सामानियों समेत मौजूद था। उसने देखा कहकहे लगाते हुए साईं लोग उसे अपनी बगल में दबाकर एक तरफ ले गया। फिर वो सब एक एक करके वहां से चले गए। उसके बाद लकड़ी के पिलर से बंधी उस लाश को भारतीय फौजियों ने जमीन पर फेंक दिया। उन लोगों के वहां से गायब होने के बाद सर्च लाइट्स भी ऑफ हो गईं, जिसका मतलब यही था कि उनकी आज की तरबियत खत्म। दरख्तों के झुंड में छुपे कैप्टन जमशेद ने 2 घंटे तक उसी पोजीशन में बैठकर सूरत हाल का जायजा लिया। उसके दाईं तरफ शायद उन लोगों की पार्किंग थी और सामने मौजूद मैदान के दूसरे कोने पर बैरक और उससे मुल्का 3-4 कमरे उनके स्टोर रूम्स थे, जो एक तरह से असलहा और गोला बारूद के डिपो थे। जमशेद ने देखा वहां पहरेदार मौजूद थे, एक उनके सामने वाले हिस्से में और दूसरा पिछली तरफ। उसके अलावा उस एरिया में कोई पहरेदार नहीं था। अलबत्ता जंगल में और कहां उन्होंने अपनी हिफाजती पोस्टें बना रखी हैं, उसका उसे इल्म नहीं था। दिल ही दिल में उसने अल्लाह ताला से अपने मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की और फिर अपनी मालूमात की हद तक एक मंसूबा जहन में बनाकर नीचे उतरने के इरादे से कोई आवाज पैदा किए बगैर दरख्तों की टहनियों से बाहर आ गया। बैरक की छत पर जिस तरह वो दरख्त के जरिए चढ़ा था, उसी तरह उतर आया। अभी उसने बमुश्किल कदम जमीन पर टिकाए ही थे जब अचानक ही उसे जमीन बोस होना पड़ा। कुछ फासले से 2 आदमियों के ऊंची आवाज में बातें करने की आवाज सुनाई दी। जहां छुपने के लिए बेशुमार गुंजाइश थी। जमीन से चिपके वो कछुए की तरह दरख्तों के दरमियान मौजूद जंगली घास में पहुंच गया। अब वो उस घास का हिस्सा बन चुका था। बातें करने वाले अब उसके नजदीक आ रहे थे। ये शायद मकामी पहरेदार थे जो मामूल की गश्त पर थे। उन्होंने अपने मामूल के मुताबिक बैरकों के गिर्द एक चक्कर लगाकर अपनी पोस्ट तक वापस जाना था। आवाजें अब इतनी नुमायां थीं कि वो उनकी बातें आसानी से समझ सकता था, लेकिन गर्दन उठाकर उनको देखने में खतरा मोल नहीं ले सकता था। अचानक ही उसका दिल धक से रह गया। एक बूट उसके मुंह से बमुश्किल चंद इंच के फासले से टिक गया। बातें करते करते वो दोनों रुक गए। शायद सिगरेट सुलगाने लगे थे। एक पहरेदार ने सिगरेट सुलगाया और जलती हुई माचिस की तीली लापरवाही से नीचे फेंक दी, जो कैप्टन जमशेद के हाथ पर गिरी। खैरियत गुजरी के गिरते ही तीली बुझ गई, वरना कोई और मुसीबत बन जाती। सिगरेट सुलगाने वाला अपने साथी को शायद कोई फौहश लतीफा सुना रहा था। बाकी का लतीफा उसने वहीं खड़े खड़े मुकम्मल किया। इस दौरान जमशेद ने सांस भी आहिस्ता और एहतियात से लिया कि मुबादा वही उसकी मौजूदगी का इंकिशाफ न कर दे। खुदा खुदा करके दोनों आगे निकल गए और उसने सुकून का लंबा सांस लिया। उसके साथ ही वो उठकर बैरकों की दीवार से बाहर की तरफ चलने लगे।
अपने अंदाजे के मुताबिक वो उसी तरफ से चक्कर काट कर उन कमरों तक पहुंच सकता था जहां असलहा और गोला बारूद मौजूद था। बैरकों के इख्तिताम पर वो फिर थक कर रुक गया। वहां बड़े बड़े ड्रम और एक टैंकर मौजूद था। ये शायद इन लोगों का पेट्रोल का जखीरा था। कुछ सोचते हुए जमशेद ने अपना सर हिलाया। उसने अब उस पेट्रोल के जखीरे को अपनी प्लानिंग में मरकजी हैसियत दे दी थी।